अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की समझौता एक्सप्रेस चल तो पड़ी है, लेकिन उनको बड़ी जल्दी जल्दी दो जंक्शन पड़ गए और उनको ज़रा पटरी भी बदलनी पड़ी। पहला मरहला उस वक़्त आया जब इरसा के चेयरमैन ज़फ़र महमूद जो है उनको तब्दील करना पड़ा। उसके बाद ईसीसी की तश्कील नौ की गई, वज़ीर आज़म साहब जो हैं ख़ुद उसके चेयरमैन बने और फिर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी उस नौ तश्कील शुदा ईसीसी के रुकन थे। लेकिन अभी उसको 24 घंटे ही हुए थे कि ये फ़ैसला जो है वो वापस लेना पड़ा और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को दोबारा ईसीसी का चेयरमैन जो है वो बनाना पड़ा और फिर इसहाक़ डार साहब का नाम जो है वो उसमें शामिल नहीं था। जब ये सिलसिला हो रहा था तो दिखाई ऐसे दे रहा था कि वज़ीर आज़म ईसीसी को अपने पास रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ इसहाक़ डार की शमूलियत इस चीज़ की भी आइनादार थी कि वो बिलवास्ता तौर पर उस माशी मामलात जो हैं उसके ऊपर भी अपने एक नज़र जो है वो रखना चाहते हैं। लेकिन ये फ़ैसला जो है वो तब्दील करना पड़ा और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो दोबारा उस कुल्ली इख्तियारात के साथ अब ईसीसी के चेयरमैन होंगे। ज़ाहिर है इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसको लेकर सियासी मामलात जो हैं वो ज़रा पसे पुश्त पर चले गए हैं और दिखाई ऐसे दे रहा है कि अहमियत जो है वो इसी सूरत हाल को है और SIFC जो है वो इसमें एक स्टीयरिंग का रोल जो है वो अदा करेगा। उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा और उसके ऊपर कोई तसाहुल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उससे यही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ IMF की शराइत और IMF का तड़का भी है और उसके नतीजे में इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें हमारी अशरफिया जो है वो तो बहुत मज़े में है, लेकिन अवाम दिखाई देता है कि गड़े में है। अब ये सियासी मंजरनामा जो है ये इसलिए थोड़ा सा दिखाई देता है कि ये क्या ये गाड़ी जो है ये मंजिल तक पहुंच पाएगी इक़्तिदार की, क्योंकि मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है सियासतदान जो हैं उनको अपने हलकों में जाना होता है, अवाम को जवाबदेह होना होता है और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना तसलसल से ऐसा शख्स आता है जो अवाम का मुंतखब करदा नहीं होता है, लिहाजा वो कोई भी फ़ैसला कर ले और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो या तो मुल्क से बाहर चला जाता है और या फिर वो ये कि वो अवाम के पास उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। इस सूरत हाल ने यकीनन सियासी लोगों के लिए मुश्किलात और पेचीदगियाँ पैदा की हैं। अब भी एक इख्तलाफ राय जो है वो हुकूमत के अपने अंदर भी पाया जाता है। इक़दामात जो हैं वो ज़ाहिर है कि बहुत कड़े लेने हैं, लेकिन क्या वो कड़े इक़दामात जो हैं वो कबूलियत की सतह हासिल कर पाएंगे, ये एक मुश्किल मरहला है। और जब सूरत हाल को एक हाइब्रिड सिचुएशन के अंदर चलाया जाता है तो वो उसके अंदर फिर कन्फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो कन्फ्यूजन जो है वो हम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बता रही है और जो इक़दामात हैं वो भी आश्कार हो रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं और अंदर की ख़बरें भी रखते हैं। आजकल एक नई पार्टी की तश्कील के लिए भी मसरूफ़ अमल हैं, देखते हैं कि उसका क्या बनता है। दुरानी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो इक़्तिदार की समझौता एक्सप्रेस चली है इसके मंजिल पर पहुंचने के क्या इम्कानात हैं? ये तो इब्तिदाई से ही कुछ मुश्किलात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। आपके पास क्या अंदर की इतलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जनाब, अभी जो बनी हुई पार्टियाँ वो तो चल नहीं पा रही, तो आप नई पार्टी बनवाने की तरफ हमें डाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारा तो पूरी ख्वाहिश है कि मुल्क भी चले और पार्टियाँ भी चले और सब कुछ चले। जनाब, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके ड्राइवर हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को इस बात पे अपने आप को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि आया उन्होंने हुकूमत
को मियां नवाज शरीफ साहब के अहकामात पे चलाना है या SIFC के अहकामात पे चलाना है। हुकूमत का रुख जो है वो SIFC की मुतय्यन शुदा डायरेक्शन में होगा या मियां नवाज शरीफ साहब की मुतय्यन शुदा डायरेक्शन में होगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की मुतय्यन शुदा डायरेक्शन में चलना होता तो फिर वो खुद ही वज़ीर आज़म होते। शहबाज शरीफ साहब को इसलिए वज़ीर आज़म आज वो हैं कि उनके बारे में ये बात यकीन से समझी गई और आज भी समझी जा रही होगी कि वो SIFC के एजेंडे को मुकम्मल यकसुई के साथ लेके चलेंगे। तो लिहाजा ये जितने भी इक़दामात हैं, अगर आप इस आउटलाइन के अंदर उन्हें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि शहबाज साहब 2 कश्तियों के सवार बन के इस हुकूमत को शायद नहीं चला सकेंगे। उन्हें एक कश्ती का सवार बनना पड़ेगा और वो होगी कि वो पॉलिसीज़ जिनके नतीजे में मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का एक मंसूबा बनाया गया है, उसी को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि IMF के पैसे से आप हुकूमत तो चला सकते हैं, मुल्क नहीं चला सकते। अच्छा, इसमें दुरानी साहब ये मैं आता हूँ ज़रा इस तरफ, क्योंकि ये जो है ना ये अहम बात है, लेकिन एक सवाल उसमें वो हो जाए तो फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर दाखिला साहब, और जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, और जो मतलब खलीलुर रहमान रमदे साहब उनके चचा हैं, फिर वो उनके दामाद भी हैं, फिर इधर मुस्तफ़ा रमदे साहब को सेनेट का टिकट भी दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्यों ये बात राना सनाउल्लाह साहब इसके बावजूद कि ये तासुर है कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ की ही चॉइस दिखाई देते हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये शायद हुकूमत की ज़मानत है? देखिए, असल में अब ये सियासतदान तो अफराद की शक्ल में सोचते हैं और अफराद की शक्ल में राय देते हैं। मैं जब मुल्क की सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ तो मैं इदारों और इदारों की पॉलिसीज़ के रेफरेंस से उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। और आप इस चीज़ के बिल्कुल गवाह हैं कि मैंने आज से 6 महीने पहले कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि वो तबन जो है SIFC के डिसिप्लिन में नहीं चल सकेंगे, इसलिए उनका बनना महाल है। आज की जो सूरत हाल है उसमें वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़जाना या फ़लाँ फ़लाँ का रिश्तेदार फ़लाँ फ़लाँ का ताल्लुक़ वाला, ये बातें जो हैं ये इतनी मटीरियल अपनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इस वक्त इम्पोर्टेंस इस बात की है कि SIFC की जो मुतय्यन करदा हदूद या मुतय्यन करदा जो उसके वो हैं रास्ते हैं, उसके ऊपर कौन फ़र्द या कौन अफराद जो हैं वो ज़्यादा यकसुई के साथ चल पड़ सकते हैं। तो इसलिए अब ये जो 2 अफराद हैं ये भी कोई आसमान से तो आए नहीं हुए, इनके भी पुराने ताल्लुकात हैं मियाँ साहबान के साथ भी, सबके साथ भी, लेकिन मियाँ साहब को भी और इन सब को भी उस डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा जो डिसिप्लिन को अग्री करके ये ताकत में आए। मैं आप फिर बताता हूँ कि इनका अख्तियार कोई अवाम का दिया हुआ अख्तियार नहीं है, इनका अख्तियार जो है वो इस एतराफ़ का दिया हुआ है या इस इकरार का दिया हुआ है या इस वादे का दिया हुआ है कि हम इन बातों के ऊपर अमल दरामद करेंगे और हम इस रास्ते में सीधा चलेंगे और इसमें हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब अगर इक़्तिदार में आने के बाद वो कमज़ोर इक़्तिदार में बैठने के बावजूद वो अगर ये कोशिश करेंगे कि बेसिक जो तयशुदा पैरामीटर्स हैं उनके अंदर इसहाक डार साहब आके उनको दुबई ले जाएं या कोई और आके उन्हें लंदन ले जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए या उनको इस रास्ते पे चलना चाहिए। ये 2 अफराद हुकूमत की दवाम का वो नहीं है, उसके इनकी वजह से दवाम नहीं है, उस पॉलिसी की वजह से दवाम होगा जिसको ये 2 अफराद भी लेके चल रहे हैं और शहबाज साहब भी इसी कमिटमेंट के साथ आए हैं कि वो SIFC की पॉलिसी और उसके जो मुरतब शुदा प्रोग्राम आते हैं उनमें किसी किस्म की मतलब हलचल नहीं करें।
अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ाती आवाज़ें उठ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको क्या तक़वियत हासिल होगी और फिर क्या आगे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के तरीक़ाकार के मुताबिक चलेगी या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो प्रिवेल करने की अगर कोशिश करेंगे, तो फिर क्या आपको सूरत हाल दिखाई देती है? ना मियाँ साहब प्रिवेल करेंगे, ना शहबाज साहब प्रिवेल करेंगे, ना PMLN प्रिवेल करेगी। यहाँ सिर्फ प्रिवेल करेगी वो पॉलिसी जो SIFC देगी और उसके मुताबिक इनको चलना पड़ेगा। ये इसी कमिटमेंट पे आए हैं, इस कमिटमेंट को इनको पूरा करना पड़ेगा। और अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से ये फिर हुकूमत को प्रॉपरली रन कर सकेंगे, क्योंकि सीटें तो इनकी नहीं हैं, सीटें तो इनकी अता करदा सीटें हैं। मतलब वो अख्तियार, वो बॉडी जो चाली उसके ऊपर रही हो, वो क्या होता है, वेंटिलेटर पे चल रही हो, तो वेंटिलेटर बंद हो गया तो बॉडी किस तरह चलेगी? ये कोई अपनी हिम्मत, आवाम के वोट या अपने किसी प्रोग्राम या अपनी किसी कन्विक्शन की वजह से इक़्तिदार में नहीं बैठे हुए। ये इक़्तिदार में इसलिए बैठे हुए हैं कि इन्होंने सर्टेन कमिटमेंट्स, वादे और अंगूठे लगाए हुए हैं। उन अंगूठों के मुताबिक इनको चलना पड़ेगा और चलना चाहिए भी। असूल भी यही कहता है कि जब आपने कोई वादा किया हो, खा वो मुल्क के फ़ायदे में किया हो या ज़ाती फ़ायदे में किया हो, उसको अमल करना चाहिए। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि फिर क्या आप मुस्लिम लीग के अंदर कोई इख्तलाफ देख रहे हैं या आप ये समझते हैं कि नहीं, ये इसी तरह 2 कदम आगे 1 कदम पीछे चलते रहेंगे? अगर इस तरह चलना है तो फिर जो अवामी रद्द अमल है उसका सामना कौन करेगा? देखिए जनाब, मैं जहाँ तक सवाल है ना मुस्लिम लीग के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा कर सकते थे वो तो सारे वैसे ही हार गए, ठीक है ना जी। जो जिताए गए हैं, ये जो जीते हुए हैं, वो किसी प्रॉब्लम की क्रिएट करने की ना पोजीशन में है और ना उनके अंदर इतनी हिम्मत है, ठीक है ना जी। यूँ समझें कि सारा ये पपेट शो है, ये चाबी वाले गुड्डे हैं जो सारे जीते हुए हैं। ये चाबी के मुताबिक ही इन्हें चलना पड़ेगा और चलना भी चाहिए इनको। इसलिए मैं तो ये नहीं समझता कि इनके अंदर से कहीं से कोई, ये एक वैसे भी आप देखें ना, वो पार्टी जिसके सारे फैसले एक घर के चंद लोग बैठ के करते हों, उसमें कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? वो जो लोग करते हैं उन सारों की जायदादें भी हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज भी हैं, उन सब के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो एक एक दिन में केस से फारिग होते हैं और एक एक दिन में केस के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो बिल्कुल चाबी शुदा जो बावे हैं, इनके किसी हरकत की वजह से आप ये समझते हैं कि कोई वो आ जाएगी, मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं समझता। दूसरी, मेरी बातें ज़रा सीधी सी हैं, पता नहीं समझ भी आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन मैं करूँगा तो वही जो मुझे महसूस। अगर आपको कहीं लगे कि किसी तशरीह की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर कह दें, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगा। और अब जहाँ तक सवाल है मुल्क की मईशत का और मुल्क के इश्यूज़ का, मुल्क की, मैंने पहले भी ये बात की थी कि मुल्क की मईशत IMF के 1 बिलियन से नहीं चलनी। मुल्क की मईशत उसी वक्त चलेगी जब मुल्क की तरक्की का अमल और मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये जो थोड़े से कर्जे आ रहे, कर्जों पे ये मुल्क नहीं चल सकता। कर्जों पे तो पुराने कर्जे ही वापस हो सकते हैं, वही हो रहे हैं, या इनकी तनख्वाहें और इनके अल्ले तलल्ले पूरे हो सकते हैं। अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो आपको मईशत की, मुल्क की मईशत का और मुल्क की तरक्की का पहिया जो है उसको चलाना पड़ेगा। और उसको चलाने के लिए आपको रियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर वो SIFC की रिफॉर्म्स जो हैं वो इसको मुस्बत डायरेक्शन में ले जाती हैं, फिर तो तवक्को की जा सकती है कि मामला आगे बढ़ जाएगा। अगर वो नहीं लेके जाती तो उस सूरत में मुश्किलात तो हैं, और उन मुश्किलात को फिर अवाम इन मुश्किलात को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये मुझे बहुत शक है कि अवाम का बिल्कुल जो पैमाना है नहीं, इसमें देखे ना मोहम्मद अली दुरानी साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर SIFC जो है उसके नतीजे में वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाते
या शायद वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे कुछ चीज़ें हम आहंग नहीं हो पाती, तो फिर हुकूमत वक्त तो ये कह सकती है कि ये हमारा किया धरा नहीं है। देखें जी, SIFC तो हुकूमत वक्त के ज़रिए ही चल रही है और चलेगी। हुकूमत वक्त वही होगा जो SIFC के एजेंडे पे चलेगा। अब ये कोई अवाम की मुंतखब हुकूमत तो नहीं है ना। आप रमज़ान के बाद आप सियासी जो दर्जा हरारत है मुल्क का, वो किधर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुल्क का सियासी दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तो उसका कंट्रोल जो है वो PTI के हाथ में है। ठीक है ना जी। और PTI का अब PTI कितना पॉलिटिकली परफॉर्म कर पाती है उस पे बहुत से मामला डिपेंड है। नहीं, परफॉर्म क्या करना है, वो तो एक अंदरूनी खलफशार का शिकार है ना, कि वो ऐसे ही है कि जो भी बानी PTI से मिल के आता है वो अपने मुफाद की बात करके निकल आता है और उसके बाद वो अपने उस मफाद के हसूल के लिए सरगर्दां हो जाता है। नहीं मिलता तो वो एक लॉबी बनानी शुरू कर देता है। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रुर है तो वो 2-3 लॉबियाँ चल रही हैं, कोई स्पीकर से जाके मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, तो ये पार्टी भी तो तितर बितर है ना। आपने बहुत खूबसूरत एनालिसिस दिया। मैं तो चेयरमैन PTI जो है और या जो रहबर PTI हैं, हमारे वो पुराने दोस्त भी हैं, हम उनको बहुत इज्जत से देखते हैं, आवाम उनको पसंद करते हैं, तो हम भी उनको आवाम की राय की रोशनी में उनको देखते हैं। तो मेरा तो उन्हें एक मशवरा है ज़रूरी, और मेरा मशवरा ये है कि ये उन्होंने अगर पार्टी चलानी है तो ये पार्टी वो ना टिकटॉकर्स पे चला सकते हैं और ना ही डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों पे चला सकते हैं। अगर ये पार्टी उन्होंने चलानी है तो, और इवन पैराशूटर्स पे भी नहीं चला सकते। अगर ये पार्टी उन्होंने वाकई एक पार्टी के तौर पे चलानी है तो PTI को बनाने वाले सियासी कारकुन जो हैं, जितने भी वो अहल हैं या जितने जितने उनमें से अक्सर को तो उनके कान तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता और नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने पार्टी चलानी है तो वो उन लोगों के बजाय जो उनके कान में आके फूंक मार दें और वो कान में आके कुछ बता दें, वो समझ लें जो कान तक पहुंचता है वो किसी वजह से ही पहुंचता होगा। और वो तो इसलिए उन्हें अगर पार्टी को वाकई एक पार्टी के तौर पे चलाना है तो वो अपने PTI के बनने से लेके अब तक जिन लोगों ने उनके साथ साबित कदमी से चले हैं, सियासी वज़न को उठाया, खा वो उन्हें उतने समझदार लगे या ना लगे, उतने मालदार लगे या ना लगे, उतने फ़ायदेमंद लगे या ना लगे, वही उनके फ़ायदे के। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की रिप्लेसमेंट में किसी टेक्नोक्रेट को या किसी पैराशूटर को नहीं देखता। लेकिन आप की ये नहीं अपनी समझते, जिम्मेदारी है इंजीनियर्स की। आप ये नहीं समझते, आपका उनसे ताल्लुक़ रहा है कि वहाँ शर्फ़ बाजियाबी के लिए मालदार होना बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि सियासी तौर के ऊपर वो ये पार्टी मुस्तहकम नहीं हो पाई, उसका वो ढांचा नहीं बन पाया। देखें, उनके यहाँ वो जो बाजियाबी के लिए जो भी वो थे, जहाज़ से लेके हेलीकॉप्टर से लेके तमाम ज़राए तक, ATM तक, वो तो सब छोड़ गए जब मुश्किल वक्त आया। मुश्किल वक्त में तो सियासी कारकुन ही खड़ा रहा। फिर वो जब इब्तिला ख़त्म होने लगी, हमने उसका पैगाम लिया, तो फिर बहुत से पैराशूटर्स और आ गए और उन्होंने आके अपनी अफादियत और अपनी जो वो है अपनी अहलियत को मनवाया और उनको बावजूद एक्सेस भी मिलती रही लीडरशिप तक। ठीक है जी। अब ये है कि अगर वो फिर उन पर ही रिलाय करेंगे तो फिर वो, अब हम तो देखें, हम तो दुआ गो हैं, हम कोई देखिए, हम इस मुल्क में आवाम की राय का एहतराम जो है उसको चाहते हैं। इस वक्त आवाम की राय उनके साथ है। हम चाहते हैं कि उनके तमाम जीते हुए लोग जो है वो ही जीतें, और लेकिन उनको अपनी पार्टी को सियासी लोगों के ज़रिए चलाना पड़ेगा। अगर वो सियासी लोगों के लिए चलाएंगे तभी उनकी पार्टी मजबूत और मुस्तहकम मैंने होगी। आपसे ये सवाल जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि जब आपने ये कहा कि दर्जा हरारत जो है वो उनके हाथ में है, तो जब सूरत हाल ये हो और फॉरवर्ड ब्लॉक तक बनने के जो हैं उस पर काम शुरू हो चुका हुआ हो
और लोग जो हैं वो उसकी बातें कर रहे हो, तो ऐसी पार्टी क्या दर्जा हरारत ले जा सकती है या कंट्रोल कर सकती है? देखिए, एक एडवांटेज है जिसको आपको भी नहीं भूलना चाहिए, और उन लोगों को जो हुकूमत और फैसला साजी करते हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि आवाम की राय को डिस्टॉर्शन से नहीं बदला जा सकता। आवाम की राय को बाजू मरोड़ के नहीं तब्दील कराया जा सकता। आवाम की राय जो होती है वो आवाम अपने एक सियासी तरीके से ही बदलते हैं। लिहाजा इस वक्त जो कोई भी जितना भी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश का हिस्सा बनेगा, आस्ता आस्ता वो वीड आउट होता जाएगा। मैं ये समझता हूँ, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए और या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे दोस्त हैं तो हम दोस्तों को अच्छा मशवरा तो देते हैं, लेकिन मैं दूसरों को भी यही मशवरा दूंगा कि जो इस वक्त तोड़ फोड़ के लिए किसी के इशारे पे नाचते हुए पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो वक्ती तौर पे कुछ बना ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आवाम का जो आईना होता है और आवाम का जो एनालिसिस होता है वो कभी गलत नहीं होता। आवाम चोर को जान जाते हैं और आवाम ज्यादती करने वाले को आखिर में पहचान जाते हैं। तो आवाम बहरहाल इस वक्त एक जमहूरी अमल के ज़रिए पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जमहूरी अमल जो है वो इनकी मजबूती और इनके मुस्तकबिल की इस्तेहकाम की ज़मानत। अगर मौजूदा हुकूमत जो है, ज़ाहिर है बहुत सारे उसमें सवालिया निशान तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, डिलीवर कर पाती है और आवाम को एक रिलीफ जो है उसके लिए एक समा पैदा हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल सूरत हाल होगी जो कि जो नून लीग है उनको भी बेहतरी की तरफ ले जाएगी, पंजाब के अंदर भी अगर उस नौयत के इक़दाम होते हैं उनको स्ट्रेंथन करेगी? देखिए, आटे के बैग के ऊपर फोटो लगा के, टीवी के ऊपर एफबीआर का इश्तिहार चला के, ठीक है जी, और इसी किस्म के फर्जी इकदाम के ज़रिए अगर आप ये समझते हैं कि डिलीवरी का यकीन पैदा हो जाएगा, तो मेरा इसके बारे में राय मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि डिलीवरी हकीकी मानों में तब होगी जब आप मुल्क के अंदर तरक्की के अमल को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, जब मुल्की वसाइल मुल्क के अंदर लगेंगे, जब मुल्क के अंदर तालीम, सेहत, इनके शोबों में आगे बढ़ेंगे, जब मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब मुल्की वसाइल जो हैं वो मुल्क के अंदर लगना शुरू होंगे। अगर आपका आज भी जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी आज जो सरकारी अहलकारों की तरजीहात हैं और हुकूमती इक़्तिदार में बैठे हुए वही 50 साल पुराने किरदार जिन्होंने 50 साल में इस मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ इस खित्ते का कोई मुल्क नहीं पहुँच सका। आपको पता है, इस मुल्क के इस खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक में नाअहल लीडरशिप यकीनी तौर पे है, लेकिन कहीं भी इतनी नाअहल मौजूद नहीं है कि जो 50 साल में पाकिस्तान जैसे मुल्क को यहाँ ले जा सकती हो। ये इन्हीं दो खानदानों का कारनामा है कि इन्होंने अपनी कोशिशें मुसलसल से पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा दिया है कि आज पाकिस्तान अपने कर्जे उतारने के लिए कर्जे लेता है और उसके पास अपने अहलकारों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, और उसके वो इदारे पीआईए से लेके स्टील मिल तक वो इदारे जिन्होंने इस खित्ते की तमाम एयरलाइन कंपनियों को बनाया, वो एयरलाइन कंपनी जो है वो इसमें रोज दुरानी का अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। नहीं, इसमें दुरानी साहब आप बीच में 4.25 साल का अरसा भूल जाते हैं। उस ज़माने में तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी और लगता ही नहीं था कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म की यूट्यूबर्स के अलावा भी कोई दिलचस्पी जो है वो किसी चीज़ के अंदर है। लेकिन अब ये फरमाएं कि इस सारी सूरत हाल में आपको क्या दिख रहा है सियासी तौर के ऊपर कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी काबीना में और एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नज़र आएगी इस गवर्नमेंट में, या ये कि कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रहेगा? देखिए जनाब, मैं आपका जो ये 4 साल वाला यूट्यूबर्स का या 3 साल वाला जो 3.5 साल वाला एक इशारा है, मैं ये समझता हूँ कि वो कितना अच्छा था कि अगर वो पूरा हो जाता तो अवाम खुद फैसला करते कि कौन क्या है।
इस मुल्क का सानिया भी है, पिछले 50 साल 52 साल भी इसी तरह गुजरे हैं कि जब कोई नाकाम होने लगता था तो कोई ना कोई मार्शल्ला आ जाता था और उसको दोबारा दबाव मिल जाता था और दूसरा बंदा जो था वो मार्शल्ला के पीछे खड़ा हो जाता था। तो बात तो ये है कि जमहूरी अमल को जब आप इंटरप्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो इंटरप्ट होगा वो उसका मार्जिन ले लेगा। आज उन्हें भी मार्जिन मिल रहा है, तो मैं किसी को एग्जॉरोरेट नहीं कर रहा, मैं तो एक हकीकत का सियासी एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने तमाम जो है ना रस्सियाँ वो इन मतलब पुतली शो रन करने वालों से काट ली हैं, इसलिए मैं सीधी बात कर सकता हूँ। आप जहाँ तक जो बात कर रहे हैं कि जी मुल्क की मुस्तकबिल की मईशत और इसकी बेहतरी और इसके लिए क्या इम्कानात पाए जाते हैं, मेरा ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलती है तो ये एक आसान इकदाम होगा, क्योंकि इसके नतीजे में जो इस हुकूमत की लाइबिलिटीज़ हैं वो उनका हिस्सा बनेंगे। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि मुल्क के अवाम कहाँ हैं। मुल्क का 60% सरमाया जो है वो 4 अफराद के हाथ में है, 4 वज़राए आला मुल्क के जो हैं। वो PFC अवार्ड नहीं करते, वो ज़िलों को कुछ नहीं देते, वो सारा पैसा अपने बुकचे में डाल के अपने लोगों और अपने क्रोनीस के अंदर तकसीम करते हैं। तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? कहाँ हैं बल्दियाती इदारे, और कौन सा आप पैसा जो है वो ज़िलों को और छोटे लेवल पे आप दे रहे हैं? वो आप देते हैं, आवाम को कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। नाज़रीन, ये थे सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत के अंदर जो उबाल आया हुआ है उसकी क्या सूरत हाल है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल के हवाले से यही कहा जा सकता है कि अशराफिया जो हैं वो मज़े में हैं और अवाम जो हैं वो गड़े में हैं। दिखाई ये देता है कि SIFC को लेकर मामलात जो हैं उसी के ताबे और उसी के ज़ेर असर जो हैं वो चलेंगे। अब इसी SIFC को एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और ये बात कही गई है कि 5,800 अरब के जो टैक्सेस हैं वो बुनियादी तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग है और दीगर अवामिल हैं उनके बायस ये एक फ़र्क जो है ये आ रहा है। और अगर ये चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हो जाएँ, उसका ब्रेकअप भी दिया गया कि रिटेल सेक्टर में कोई 888 अरब है, ट्रांसपोर्ट में 562 अरब है, IPPs में 498 अरब है, बरामदात में 242 अरब है। अब ये जो सूरत हाल है यकीनन इसके अंदर अगर ये आ जाए नेट के अंदर तो बहुत एक बेहतरी जो है वो हो सकती है। हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है FBR के मामलात सुलझाने के लिए बहुत अरसे से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो एक ऐसा इदारा है कि वहाँ सुलझने की सूरत हाल पैदा नहीं हो रही है। और ज़ाहिर है कि अब मामला तो उस नहज पर पहुँच गए हैं जहाँ पे आपको अपने वसाइल से ज़्यादा करना है और बाहर की जानिब जो है वो कम देखना है। तो ये जो सूरत हाल है ये किस तरीके से बेहतर हो सकती है, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब, वाइस चांसलर हैं पाइट के। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो कुछ हो रहा है इसमें आपको कोई अमली ताबीर भी नज़र आती है? देखिए जी, मैं किसी हुकूमत पे बात नहीं करता, बात बड़ी सिंपल है, मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। वही पुराना तरीका है, दरबार लग जाता है, दरबार में बातें हो जाती, दरबार चाहे किसी का भी हो, होता तो दरबार ही है, जहाँ के 100 बंदा आ जाता है जिनका ताल्लुक भी नहीं होता और बेसिक बैकग्राउंड रिसर्च किसी ने की नहीं होती। मैं तो इस चीज़ का आदी हूँ, दुनिया में काम होता है बेसिक बैकग्राउंड रिसर्च से, और रिसर्च के बाद बड़े केयरफुली डिसीजंस के लिए पहले एविडेंस आता है, फिर डिसीजन ली जाती है, जल्दबाजी में कुछ नहीं लिया जाता। और 2-3 चीज़ें मैं आप कह दूँ, आपने अशराफिया की बात की, अशराफिया कौन है? अशराफिया बार-बार हम यूज़ करते हैं, पर अशराफिया जब मेरी नज़र में अशराफिया तो वही कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, वही उनके पॉलिटिशियंस और वही जो जज साहिबान हैं, वही लोग हैं और उनकी आपस में रिश्तेदारी है, किताबें लिखी गई हैं इसमें, और वो सारे प्लॉट और सारे गाड़ियाँ और चीज़ों के मुस्तहिक होते हैं और उन्हीं की डिसीजंस होती हैं। तो मेरा ख़्याल अशराफिया को हमें ज़रा थोड़ा-सा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये सोचना चाहिए कि डिसीजंस होती कैसे हैं। ये जल्दबाज़ी में 5 अरब, 3 अरब, 10 अरब ये हम सुनते रहते हैं चीज़ें, पर इनका बेसिस क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है? किसी ने देखी हैं ये चीज़ें? मैं बार-बार कहता रहता हूँ, हमें दिखा दो भई, अपने इसको दुनिया में कहते हैं पीयर रिव्यू।
आपके जो इकोनॉमिस्ट भाई है उनको तो दिखा दे, वो देख लें कि चीजें सही हैं कि नहीं सही। तीसरी चीज मैं कह दूं कि हम बार बार कहते हैं कि टैक्स इस इकोनॉमी पर बहुत लग चुका है। अगर आपको तरक्की चाहिए तो टैक्स कम करें और टैक्स सिंप्लीफाई करें। और ये जो टैक्स है जो कि फिर आपके वही सिविल सर्वेंट के हाथों में होता है, जैसे कल आपने देखा है कि FIA और एफ से वो जो थ्री फ्रंटियर कोर की बहुत सख्त मुक्काबाजी भी हुई है सब कुछ। तो अगर आपने ये निज़ाम बना के रखना है तो तरक्की कैसे हो सकती है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ? जी। आपको क्या लग रहा है सर कि ज़ाहिर है टैक्स के निज़ाम को तो हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद पेचीदा हो जाए, क्योंकि उससे फिर कंसल्टेंसीज जो हैं वो चलती हैं और ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो फंसे हुए होते हैं। ये जो टैक्स वाला मामला है, ये हमने इतना उलझा हुआ क्यों रखा हुआ है और इतनी टीयर्स क्यों रखी हुई हैं? ये अशराफिया के लिए, जो अशराफिया है वही लोग जो इसको चलाते हैं और जो इस पे डिसीजन देते हैं, उन्हीं के लिए रखा हुआ है। बाकी जो लोग हैं, चाहे अमीर बन गए चाहे कुछ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ बाबर आजम या आतिफ असलम का कोई कसूर नहीं। वो अमीर बने अपने टैलेंट से, उनको बड़ी अच्छी बात है, हम उनकी इज्जत करते हैं। बट ये कहना कि वो भी अशराफिया गलत बात है। अशराफिया ये लोग हैं और ये अपने लिए रखते हैं। पर दूसरी जो बड़ी चीज है वो जो कोई बात नहीं करता नदीम साहब, जो मैं बार बार कहता हूँ, गवर्नमेंट के खर्चे कब कम होने हैं? गवर्नमेंट के खर्चे की बार बार कहते हैं सिविल सर्वेंट तो पैसे कोई नहीं खर्च होते, सिर्फ 700 मिलियन। भाई तो फिर ये जो घर हैं ये कहाँ, ये आसमान से आए हैं, ये मैजिक है, कोई जादू है? ये जो गाड़ियां हैं ये कहाँ से आई? हमें अकाउंटिंग तो पूरी देते नहीं है। आप देख लीजिए, आप माशाल्लाह बड़े फेमस एंकर हैं, आप जरा मुझे सरकारी घरों की तादाद बता दें पूरे मुल्क में कितनी। हमने इस्लामाबाद में हिसाब लगाया, इस्लामाबाद में कोई 18,000 सरकारी घर हैं, पर वो तकरीबन 1,500 एकड़ पे है या 2,000 एकड़ समथिंग दैट उस पे। ये इस्लामाबाद सबसे महंगी जमीन है। आप मुझे बताएं, ये जो 1,500-2,000 एकड़ है, हमने इस पे हिसाब लगाया है, अगर आप बहुत अच्छी इस पे अच्छी कंस्ट्रक्शन करें, सेंटोरस टाइप शॉपिंग मॉल वगैरह, तो आपका $55 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है। आपके बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पर आपने ये तो करना नहीं, आपने कहना सरकारी तो खर्चे ही कोई नहीं हमारे होते। फिर ये जो हेलीकॉप्टर्स और जहाज और गाड़ियां, मुझे बताएं कौन सी डेवलपिंग कंट्री जिसके पास इतने जहाज और हेलीकॉप्टर हैं? क्या इंडिया के पास इतने हैं? क्या बाकी मुल्कों के पास नहीं? पर हम कहते हैं ये अय्याशी ठीक है, ये तो कोई खर्चा ही कोई नहीं। खर्चा जो है वो सिर्फ ये है कि बेचारा कोई आदमी कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना ना खा ले, या बेचारा कोई गाड़ी ना खरीद ले। गाड़ी भी वो गंदी सी आती है जो कि हमारे सेठ देते हैं, जो इनके भाई बहन ही हैं, इनके साथ शादी हुई हुई है। तो ये जो तमाशा है ना, इसको किसी तरीके से रिफॉर्म करना है। ये किसमें हिम्मत है? मुझे तो नहीं नजर आता कोई होराइजन पे जो इसको छेड़ भी सकता है। अब डॉक्टर साहब ठीक है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट तो हो गया, अब मामला चल गया। अब हम एक और 3 साल के लिए जा रहे हैं IMF के साथ एक और प्रोग्राम के अंदर। क्या उसके असरात होंगे पाकिस्तान की मईशत पर तो जो होंगे, पाकिस्तान के अवाम पर आप कैसे उसको फोरसी कर रहे हैं? देखिए जी, IMF से हमारा छुटकारा कोई नहीं, ना इस साल, ना अगले साल, ना 5 साल बाद। IMF तो हमारे साथ साथ ही है। जब तक आप ये निज़ाम खत्म नहीं करेंगे, IMF आपके साथ साथ ही रहेगा। IMF क्या, मैं बार बार कहता हूँ आपके प्रोग्राम पे, दूसरे प्रोग्रामों पे, IMF इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड में आप जाते रहेंगे क्योंकि आप क्रॉनिकली बीमार हैं। ऑपरेशन आपने करना कोई नहीं। ऑपरेशन क्या, यही चीज, ये घर गाड़ी का निज़ाम खत्म करें, ये कॉलोनियल निज़ाम ख़त्म करें। कॉलोनियल लॉज जो 1860 1890 की पड़ी है उनको ख़त्म करें, नई लॉज बनाएं, मॉडर्न ईरा में आए। ये आपने करना नहीं, ये तो कोई करना ही नहीं चाहता, किसी में इतनी सलाहियत ही नहीं करने की। ट्विटर बंद करने से क्या फ़ायदा भाई? लीगल सिस्टम तो आपका वो है कि लोग साला साल कोर्ट में लगाते हैं। और आप देखें, आपकी हालत ये हो गई है कि आपके आजकल टीवी शो नहीं चलते बगैर 5 लॉयर्स के। तो जब आपने लॉयरिस्तान बना दिया, परमिशनिस्तान बना दिया, प्लॉटिस्तान बना दिया, तो आपका तो तरक्की का इसको जहां शौक ही कोई नहीं। यू डोंट वांट तरक्की, यू डोंट वांट डेवलपमेंट, आप चाहते ही नहीं। तो गरीब आवाम को मैं बिल्कुल, आई एम नॉट एट ऑल, क्या कहते हैं, उनके लिए मेरी कोई वो हमदर्दी नहीं है। वो यही चाहते हैं, वो उनको यही है, वो फ्यूडल निज़ाम में बैठे हुए, वो चाहते हैं कि इनकी इज्जत करें, इनकी चंपी करें, इनके पैर दबाएं। तो फिर ठीक है यार, मीन उनको उनको शौक है इस तरह रहने का, उनको शौक नहीं तरक्की करने का। उनके बच्चे इनकी नौकरी करेंगे, वो यही चाहते हैं। जिस कौम में शऊर हो, लोग जाग जाते हैं। अब देखें, 3 दिन शोर मचा ईसीसी पे, ईसीसीपी की वापस हो गई। आप लोगों ने ये शोर नहीं मचाया कि ईसीसी बंद कर दो। ईसीसी करती क्या, मुझे कोई बताए?
हम तो 10 साल से शोर मचा रहे हैं, ईसीसी बंद कर दो यार, ईसीसी का कोई जरूरत कोई नहीं। कैबिनेट में क्यों डिसीजन जाती? ईसीसी, सीसीपी ये जो बनाई है ये सारी कैबिनेट को बाईपास करने के लिए। हम कैबिनेट को क्यों बाईपास करना चाहते? कोई मुझे बताए। ये नहीं बात करना चाहते, हम क्या करें? नहीं, तो आप ये समझते हैं कि ईसीसी जो है इसका ये एक बेईमानी सा फोरम है, सिर्फ एक इख्तियार के तकाज को अपने पास लाने के लिए, और बस फैसला हो गया छुट्टी? आप ईसीसी के पिछले 10-15 साल के रिकॉर्ड देख लें, वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करते। वो सिर्फ सब्सिडीज देते हैं और सिर्फ प्राइसेस फिक्स करते हैं और तंग करते हैं लोगों को। और यार ये चीजें कैबिनेट में क्यों नहीं जाती, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाती? ये बड़ी सीरियस चीजें। ये सब्सिडी, गाड़ी की कीमत इधर कर दी, गाड़ी की ड्यूटी इधर कर दी, उधर कर दी, ये चीजें पार्लियामेंट, ये चीजें ईसीसी में नहीं सेटल होनी चाहिए और कैबिनेट से नहीं छुपनी चाहिए। ईसीसी से एक फोरम बना हुआ है कैबिनेट से छुपाने के लिए वो डिसीजंस जो बजट को बार बार तोड़ती हैं। आप देख लें, हर बारी जब भी ईसीसी की डिसीजन आती है उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बजट जब आप लॉ बना देते हैं तो फिर ईसीसी तो बैठनी नहीं चाहिए, या कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो बजट से बाहर हो। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि ईसीसी पर मैंने इसलिए बात कर ली कि वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश थी कि अपने पास रखते, लेकिन बहरहाल वो कुछ वजूहात की बिना पर उनको मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को वापस देना पड़ी। ये क्या, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो डिसीजन जो कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए होते हैं और कहीं पर उनकी मुखालफत हो सकती है, तो ये कॉरिडोर बनाया गया? देखिए जी, ये डिसीजन जो है आप पब्लिक में नहीं करना चाहते, आप करना चाहते ईसीसी में। ईसीसी में ज्यादा मिकदार होती है ब्यूरोक्रेट्स की, कम मिकदार होती है मिनिस्टर्स की, और मिनिस्टर्स भी ऐसे होते हैं जो अपने क्या कहते हैं मर्जी के हों। तो उसमें से यस काफी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, और फाइनेंस मिनिस्टर की चलती है वहाँ। कोई किसी की वोटिंग शोटिंग कुछ नहीं होती, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो चाहे कर लेता है, उसके मिनट्स कैबिनेट सेक्रेटरी बाद में लिखता है। तो ये इसलिए है, कैबिनेट में फिर भी जरा खुल के डिस्कशन होगी, क्योंकि कैबिनेट में ज्यादा मिनिस्टर्स होते हैं, ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं और बात भी कर सकते हैं। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि खास तौर पे एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के डिसीजन पार्लियामेंट में जाने चाहिए। और नंबर 2, पार्लियामेंट ने जब बजट बना दिया उसको चेंज नहीं आपको करना चाहिए। वो मैंने तो यही देखा दुनिया में चेंज नहीं करते। सप्लीमेंट्री का निज़ाम, हमने पीएफएम में भी लिखा है, सप्लीमेंट्री का निज़ाम मुश्किल होना चाहिए, आसान नहीं होना चाहिए, पर हम उसको तोड़ देते हैं। और तोड़ता कौन है? ईसीसी में तोड़ते हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये जो आया है कि ये इतनी ज़्यादा गुंजाइश का जो टैक्स है वो सिर्फ मतलब स्मगलिंग इन चीज़ों की वजह से हो रहा है। आपको लगता है कि ये इतनी गुंजाइश है इन शोबों के अंदर? मैं सोचता हूँ जी कि ये हम छोड़ दें। अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, काम करने दें, ठीक है। अगर आपने सिर्फ डंडे चलाने हैं तो डंडे चला लें, एफसी और वो लड़ते रहे, एफआईए एयरपोर्ट सिक्योरिटी, और लड़ते रहे आपस में एक दूसरे के लिए। ये निज़ाम हमें ख़त्म करना है। हमें लोगों को काम करने की इजाज़त देनी है, हमें हुकूमत को पीछे रखना है। हम बात कहते हैं हुकूमत का एनओसी ख़त्म कर दें, परमिशनिस्तान को ख़त्म कर दें। इंडिया ने 1991 में परमिशनिस्तान ख़त्म कर दिया था, हमारे पास आज भी है। आप एनओसी लेने के लिए हुकूमतों को चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये चीज़ हमारी ख़त्म होनी चाहिए और हमें लोगों को काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। दुबई ने अभी देखे 2000 एनओसीज़ ख़त्म कर दिया। दुबई जैसी खुली जगह ने ख़त्म कर दिया। आप सोचिए हमारे यहाँ कितना मवाद पड़ा है। तो ये कोई काम नहीं करता, ये कोई बात नहीं करता। आप बार-बार कहते नहीं और इनको तंग करो। डॉक्यूमेंटेशन से लोग इतना तंग आए हुए हैं, लोगों ने अपनी बिज़नेसेस यहाँ से रिलोकेट करनी शुरू कर दी है दुबई। लोग घबराते हैं अपनी बिज़नेसेस को बड़ा करने में, बिकॉज़ कहते हैं हमें तंग करेंगे। तो हम चाहते क्या हैं? बाकी आज सुना है डीसी साहब ने एक कीमत फिक्स की, कहीं वो कीमत छोटी निकल आई, फिर भी उसको जनाब आपने लगा दिया चालान। खुदा के वास्ते आप कीमतें फिक्स कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप सोवियत यूनियन है और है यू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि हम सब कंफ्यूज्ड हैं। एंकर्स भी ये नहीं देखते कि यार अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डू वी वांट बिजनेस और डू वी नॉट, और डू वी जस्ट वांट। ये टैक्सेशन वाली बात नदीम साहब, आपने पता नहीं रॉबिन हुड देखी कि नहीं देखी। ये तो शेरिफ ऑफ नॉटिंघम के जमाने में होता था, किंग टैक्स इकट्ठा करता था। किस लिए? अय्याशी के लिए। हम किस लिए टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं? हमारे टैक्स से क्या होता है? क्या हमारे अमेरिकी टैक्स से टैक्सेस भी की याशी जरूरत है? हो रही है ना सर। हम तो फिर
तो बोले ना इस पे, आप लोग बोलते ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं इन चीजों पे। एवरीबडी थिंक्स कि बस ठीक है टैक्स इकट्ठे करने हैं, जरूर करने हैं। यार आई थिंक ये थोड़ा बहुत तो हमें सोचना चाहिए ना, टैक्स क्यों है, एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बात करते। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए टी डैप क्या करता है, एक्सपोर्ट तो बढ़ती नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोर्ड इन्वेस्टमेंट क्या करता है, बोर्ड इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ती, और 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर आगे चले कितने इदारे हमारे पास यूजलेस, क्यों हमने इतने इदारे बनाए हुए। कुछ इदारों को बंद भी कर दे, मैं तो खुद कहता हूँ भी कोई इदारा बंद करके मुझे दिखा दे। हमने आज तक एक इदारा बंद नहीं किया। और फिर जो हमारी इतनी एक्सेस एम्प्लॉयमेंट है, हमने निकाला है एक सरकारी एम्प्लॉय की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो अब ये दोबारा लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं भाई, क्यों नहीं सरकारी मुलाजिम निकाला जा सकता। सरकारी मुलाजिम आप एक निकाले, क्योंकि वो काम नहीं करता या दफ्तर नहीं आता, तो कोर्ट साहब कहते हैं उसको वापस ले आए। तो अगर आपने ये निज़ाम बनाना है तो फिर इसके पैसे आप सामने रखें, और पैसे आप दुनिया से मांग के गुजारा करते रहे। दुनिया अब समझ गई और दुनिया कहती भाई हम नहीं पैसे देते, तो फिर ठीक है अब हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब। नाज़रीन, ये थे पाइट के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।